तो केमिकल इक्विलिब्रियम ये होता है कि केमिकल रिएक्शन में दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और एक रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ रिएक्शन मूव कर रहा होता है, और रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स की तरफ जो रिएक्शन है वो मूव ऑन कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब जितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट से जब रिएक्टेंट बनेंगे तो उसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, मतलब दोनों चीज़ें इक्वल बन रही हैं, जितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ और जितने प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ रिएक्शंस आ रहे हैं उसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने ये चीज़ बताई हुई है कि अ कंप्लीट रिएक्शन इज़ वन इन विच ऑल द रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो वैसे तो केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें सारे के सारे रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं हाउएवर मैनी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस डू नॉट कंप्लीट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर फॉर्म। ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम रिएक्टेंट्स फॉर्म, जैसे जैसे रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं वैसे वैसे प्रोडक्ट्स वापस रिएक्शन करके रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अपनी बुक में आपने ये चीज़ हाईलाइट कर लेनी है कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन है। यहाँ से रिएक्टेंट्स जब आपस में मिक्सअप होते हैं तो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि वापस रिएक्टेंट्स नहीं बना सकते। ज़्यादातर रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें एक दफ़ा प्रोडक्ट बन गई वापस रिएक्टेंट्स नहीं बनेंगे, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि वो प्रोडक्ट बनने के बाद वो आपस में रिएक्शन करके वापस रिएक्टेंट्स बना रहे होते हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, और जो रिएक्शन वापस नहीं आ सकते उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है जी, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्विलिब्रियम इज इम्पॉर्टेंट इन द केमिकल इंडस्ट्री. Equilibrium reactions are involved in some of the stages of the commercial production of many important chemicals such as अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह वगैरह। ठीक है, ये जो कमर्शियल लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज पे बनते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, फिर इसके बाद क्या है, इन अ क्लोज कंटेनर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम इट्स एलिमेंट डज नॉट प्रोसीड टू एनी ग्रेट एक्सटेंट येट एज यू लर्न इन दिस चैप्टर दिस वाइटल सब्सटेंस इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन मिलियन टन स्केल एनुअली बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, हम ये चीज़ें इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम के ज़रिए हम कैसे मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं, जिसमें अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड की एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। तो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर आपने रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और रिवर्सिबल रिएक्शंस और इरिवर्सिबल रिएक्शंस को सीखा है। ठीक है जी, अच्छा, इसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होती है। यहाँ पे आपने पहले ग्रेड 9 में कुछ पढ़ा होगा कि व्हाट हैपन्स व्हेन सम ऑफ द लिक्विड इज प्लेस्ड इन अ क्लोज कंटेनर। You have learned about, अच्छा, some of the liquid undergoes a physical change by evaporating। आपने वो evaporation पढ़ी थी 9th क्लास में ना, उसके अंदर आपने देखा था कि रिएक्शन जो है वो जब लिक्विड पड़ा होता है बाहर हवा में तो वो एवेपोरेट होता रहता है। आपने नहीं भी पढ़ा तो आपको वैसे भी इस चीज़ का पता होगा कि आप पेट्रोल रखते हैं, आप पानी रख दें इवन किसी चीज़ में तो वो एवेपोरेट होता है, एक टाइम आता है कि वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो एट दिस इसमें यह होता है कि एज मोर लिक्विड एवेपोरेट सम ऑफ द वेपर्स कंटेंट्स ड्यू टू कोलिजन विद द सरफेस ऑफ द लिक्विड इवेंचुअली द रेट ऑफ एवेपोरेशन इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। अच्छा, हमने ये चीज़ भी पढ़ी थी कि जो एवेपोरेशन होता है, एवेपोरेशन जब हो रही होती है ना तो कुछ उसके अंदर से मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि हवा के साथ वो ठंडे हो जाते हैं। जैसे आज जब आपको पसीना आया होता है, आप अचानक पंखे के नीचे जाती हैं तो पंखे के नीचे जब जाते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी से जो पसीना एवेपोरेट हो रहा है ना, हवा के अंदर उड़ रहा है, वो उसको जब टेम्परेचर उसका डाउन होता है, पंखे की हवा लगती है तो वो कंडेंस हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए
लिक्विड जो है वो डायरेक्टली वो लिक्विड और वेपर्स आपस में रिवर्सिबल रिएक्शंस है। मतलब ये कि लिक्विड जो है वो पानी है ना, वेपर जो है वो एक किस्म के बुखारात हैं, धुआं है, ठीक है। लेकिन हम वेपर्स को टेम्परेचर ठंडा करके हम वापस पानी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ, ठीक है। मैनी केमिकल रिएक्शन डू नॉट रीच कंप्लीशन. In such reactions, the conversion of reactants into products and conversion of products into reactants can happen simultaneously. ठीक है, तो इस किस्म के जो रिएक्शंस होते हैं ना, जिसमें हमारा ये प्रोडक्ट है वेपर्स, तो खराज जो है वो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वापस रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस किस्म के रिएक्शंस को क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्शन ठंडा करके उसको, जैसे आप पानी रखती हैं बर्फ़ में ना, ये रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स कैन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म द ओरिजिनल रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की ये डेफिनेशन भी आपने पहले भी मार्क की है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन एक और आ गई है, ठीक है। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट्स जो है वो दोबारा रिएक्शन करके रिएक्टेंट्स बना दें, जैसे यहाँ पे वेपर्स जो है वो रिएक्शन, वेपर्स किधर से आए थे? पानी से ही आए थे, और उसी वेपर्स को हमने टेम्परेचर ठंडा कर दिया तो वो वापस पानी बन गए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरा इसकी एक और डेफिनेशन है, अ रिएक्शन विच प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये जो इसके दो एरोज होते हैं, एक ऊपर वाला एरो है, एक नीचे वाला एरो है। ये जो ऊपर वाला एरो है ना, इसका जो वो अर्तुगरुल वाले ड्रामे की तरह जो इसका आगे नोक है ना, वो आगे की तरफ है, और ये पीछे की तरफ है इसकी नोक। जिस तरफ इसकी नोक होती है ना, उस तरफ रिएक्शन जा रहा होता है। तो ये वाला जो ऊपर वाला एरो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और नीचे वाला एरो जो है वो रिवर्स रिएक्शन के लिए। तो जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो, उसको हम कहते हैं रिवर्स डायरेक्शन में भी हो, उसको भी हम रिवर्सिबल डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा जो ऑथेंटिक डेफिनेशन है वो ये ऊपर वाली है, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन की। तो नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम डबल एरो में शो करते हैं। ये जो डबल एरो है, ऐसे रिएक्शंस को हम डबल एरो में शो करते हैं। और नीचे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई है, ये आपने एग्जांपल्स एज इट इज़ इसमें से 2-3 याद कर लेनी है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट होता है, ठीक है। और इतना ज़्यादा हम टेम्परेचर और इतना प्रेशर देते हैं तो ये आगे की तरफ जाता है। इसके बाद अमोनिया की हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है, एग्जाम्पल पढ़ी है। N2 और H2 आपस में मिलते हैं तो 2NH3 बना देते हैं। इसका जो कैटलिस्ट है वो आयरन है, ठीक है। ये इस तरह होता है। वो होता है कि जो इस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए मदद देता है। ऐसी चीज़ जो कि आपकी एक जगह पे आग जल रही है, उस आग को अगर आपने स्पीड अप करना है तो उसमें अगर आप पेट्रोल डाल दें तो वह पेट्रोल एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। लेकिन ये जस्ट एन एग्जांपल है। जो कैटलिस्ट होता है ना ओरिजिनल, वो रिएक्शंस के आखिर में वापस हमें मिल जाता है। पेट्रोल तो हमें वापस नहीं मिलेगा, वो तो जल जाएगा ना, लेकिन एक एग्जांपल है कि वो रिएक्शन को स्पीड अप जरूर कर देगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में मिलते हैं तो अमोनिया बनता है, और इसका कैटलिस्ट का काम ये होता है कि ये अमोनिया ही बनता रहे, वापस रिवर्स रिएक्शन ना हो, ठीक है। इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। इसका कैटलिस्ट ये है कि इलेक्ट्रिक स्पार्क, इसको हम बिजली का झटका देते हैं तब जाके ये रिएक्शन होता है, ठीक है। ये इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। अच्छा जी, इसके अंदर यही चीज़ है, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गिव SO3 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3 डीकम्पोज टू गिव, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है पहले वाला। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ये आपस में मिलके, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ये आपस में मिलके क्या बना रहे हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड, और सल्फर ट्राइऑक्साइड वापस डीकम्पोज होके सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में किस तरह के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे? अब ये ग्राफ आप समझ रहे हैं, ये ग्राफ आपको ज़्यादा समझाएगा चीज़ों को। ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये वाली ग्रीन वाली लाइन जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड की है, ठीक है। ये रेड वाली लाइन ऑक्सीजन की है, और यहाँ पे 0 पॉइंट है, ये 0 पॉइंट आपका।
अब ये 0 पॉइंट देखें, पहले हमारे पास सबसे ज़्यादा सल्फ़र डाइऑक्साइड थी और ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो धीरे धीरे नीचे आती जा रही है, इसका मतलब है कम होती जा रही है, और ऑक्सीजन भी कम होती जा रही है। इसके नतीजे में क्या हो रहा है कि ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है SO3, ये देखें ये बढ़ती जा रही है, ठीक है। एक वक्त आएगा जब ये वाली चीज़ आ जाएगी, ये लाइन भी सीधी हो जाएगी, ये लाइन भी सीधी हो जाएगी, ये लाइन भी सीधी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जितनी सल्फर डाइऑक्साइड होगी उतनी ही सल्फर डाइऑक्साइड होगी, उतनी ही ऑक्सीजन होगी। रिएक्टेंट्स है ना, ये हमेशा नीचे आते हैं, इनकी मिकदार जो है वो टाइम के साथ कम होती जाती है, और ये जो प्रोडक्ट है ये हमेशा ऊपर जाते हैं, इसकी मिकदार जो है वो टाइम के साथ ऊपर जाती है। पहले रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी नीचे आएगी और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी जो है वो ऊपर आएगी। इस ग्राफ में बेसिकली ये समझाया हुआ है कि रिएक्टेंट्स जो है वो आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और एक वक्त आता है जब ये लाइन सीधी हो जाती है, इसका मतलब ये जितने रिएक्टेंट्स हैं उतने ही प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इनिशियली देयर इज़ नो SO3, हमने शुरू में देखा था कि SO3 यहाँ पे 0 पे थी, ठीक है। सो द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज 0। रिवर्स रिएक्शन तो तब होगा जब SO3 डिकम्पोज होकर ये बनाएगा ना। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज हाई, तो ये जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपस में, रिएक्टेंट्स दो आपस में मिल रहे थे, ये वाला रेट जो है वो ज़्यादा था ड्यू टू हाई कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। एज द रिएक्शन प्रोसीड्स द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्शन ग्रेजुअली डिक्रीजेज एंड द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आल्सो डिक्रीजेज प्रोपोर्शनली, ठीक है जी। आप जैसे जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन होता जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट्स जो है वो कम होते जाएंगे और प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा होते जाएंगे। तो डेफिनेटली जब रिएक्टेंट्स कम होते जाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी कम होता जाएगा और रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। As the concentration of sulfur trioxide increases, a small amount of SO3 slowly decompose to, जैसे जैसे देखें सल्फर ट्राइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा कि ये वापस डिकम्पोज होके वापस रिएक्टेंट्स और दोनों चीज़ें रिएक्टेंट्स बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। दिस मीन्स दैट रिवर्स रिएक्शन हैज़ बिगन, इसका मतलब ये है कि रिवर्स रिएक्शन होना शुरू हो गया। ये रिवर्स रिएक्शन इन्होंने लिख के बताया हुआ है, ठीक है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये वाला रिवर्स रिएक्शन है। एज द कंसंट्रेशन ऑफ SO3 बिकम्स हायर द रिवर्स रिएक्शन स्टिल स्पीड अप, जैसे जैसे ये हायर होती जाएगी रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा होता जाएगा। इवेंचुअली द टू रेट्स बिकम इक्वल, एक टाइम आएगा कि ये वाले दोनों रेट्स इक्वल हो जाएंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन, ये दोनों फॉरवर्ड रिएक्शन कर रहे हैं और ये रिवर्स रिएक्शन कर रहे हैं। एट दिस स्टेज SO3 डिकम्पोजेज टू SO2 एंड O2 as fast as SO2 and O2 decomposes to SO3। इस चीज़ को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ऐसी स्टेट जिसमें हमारे पास जितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उतने वापस रिएक्टेंट्स बन रहे हैं, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। यही इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन है। अ स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन in which forward and reverse reaction takes place at the same rate is called इक्विलिब्रियम स्टेट। का मतलब है जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उसी स्पीड से रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतना ज़्यादा रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं, रिवर्स रिएक्शन में सल्फर ट्राइऑक्साइड से वापस सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बन रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक का मतलब क्या होता है, ये मूव हो रही होती है, मतलब इसमें केमिकल रिएक्शंस जो है वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि फॉरवर्ड से रिवर्स जा रहा होता है, रिवर्स से फॉरवर्ड आ रहा होता है। ये रीज़न भी आगे बताया हुआ है। दिस इज बिकॉज रिएक्टेंट्स डू नॉट स्टॉप व्हेन दे कम टू इक्विलिब्रियम स्टेट। जब इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाते हैं रिएक्टेंट्स तो वो रुकते नहीं है, ठीक है। रुकने ना होने का मतलब ये है कि वो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होता रहता है। Molecules keep on reacting continuously but there is no change in the actual amounts of reactants and products, ठीक है जी। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अमाउंट में कोई चेंज नहीं आ रहा होता, क्योंकि जितने रिएक्टेंट्स बन रहे हैं उतने वापस प्रोडक्ट बन रहे हैं।
ठीक है जी, ठीक है जी। एग्जांपल है राइटिंग द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। अब इसमें से आपने सर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन लिखने हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन ये वाला होगा जो इन्होंने लिखा हुआ है, और रिवर्स रिएक्शन इसका ऑपोजिट हो जाएगा। इसको आप रिएक्टेंट्स वाली साइड लिख देंगे और इन दोनों को आप प्रोडक्ट वाली साइड लिख देंगे। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये रिवर्स रिएक्शन। नीचे इन्हीं की एग्जांपल दी हुई है कि फॉरवर्ड रिएक्शन लिखें तो फॉरवर्ड में आप N2 3H2 सिंगल एरो लगा के 2NH3 लिख देंगी। रिवर्स में जो है वो NH3 इस तरफ लिखना है और सिंगल एरो लगा के N2 और 3H2 इस तरफ लिख देना। समझ आ गया? रिवर्स रिएक्शन में इस रिएक्शन को उल्टा कर देना है, मतलब ये जो 2NH3 है ना, इस तरफ लिख देना है और इन दोनों को आपने इस तरफ लिख देना है। और 2HI इसको आपने इस तरफ लिख देना है और H2 और I2 को इस तरफ लिख देना है। अच्छा, फिर है लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, chemists generally express the composition of equilibrium mixture in terms of numerical values. These values relate the amount of product to reactants at equilibrium. These values can be determined by using. अच्छा, law of mass action क्या होता है कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल मिक्सचर इक्विलिब्रियम वाला जो मिक्सचर है ना, उसमें अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जब हम लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। इट स्टेट्स दैट रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। ठीक है जी। अब इसमें एक चीज़ यूज हुई है एक्टिव मास, कि जो भी सब्सटेंस है वो जब रिएक्शन करेगा तो उस रिएक्शन का जो रेट होगा, उस रिएक्शन की जो स्पीड होगी, वो उस सब्सटेंस के एक्टिव मास पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, आपने एक चीज़ शरबत बनाई, शरबत के अंदर आपने जितनी ज़्यादा चीनी डाली है, जितना ज़्यादा मास चीनी का डाला है, उतना ज़्यादा रेट होगा, उतना ज़्यादा जल्दी शरबत बनेगी। ठीक है। ये एक्टिव मास का मतलब ये है कि जो मास उस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है। The term active mass represent the concentration of reactants and products in mole per decimeter cube। एक्टिव मास का मतलब ये है कि रिएक्टेंट का वो मास, वो वजन जो कि उस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर वो मास नहीं होगा, वो कंसंट्रेशन नहीं होगी, तो वो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है। इट स्टेट्स दैट ये इसके अंदर आपकी जो स्टेटमेंट है, it states that rate at which substance react is directly proportional to its active mass। कि जितना ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्शन करेगा उसके एक्टिव मास पे डिपेंड करेगा, मतलब उसका मास होगा तो वो रिएक्शन करेगा। The rate at which reaction proceeds is directly proportional to the product of active masses of the reactant। मतलब कि जो रिएक्टेंट्स हैं, दो रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पे A और B, इन दोनों के एक्टिव मासेस पे डिपेंड करेगा कि रेट कितना ज़्यादा जल्दी COD बनेगा। ठीक है। ये इन्होंने नीचे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A और B के। इसके ऊपर ये छोटी पावर जो लिखी हुई है ना, वो इसके मोल्स हैं जो इसके पीछे बैक साइड पे लिखे होते हैं। ये जैसे हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं ना, तो पीछे 1 2 4 इस तरह लिखा होता है, वो इसकी पावर बन जाती है। यहाँ पे जब हम इसको हटाएंगे और इज इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लग जाएगा, इसको हम कहते हैं KF, रेट ऑफ कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है। और इसी तरह रिवर्स रिएक्शन का ये होगा कि उस सूरत में फिर ये रिएक्टेंट्स बन जाएंगे रिवर्स में। ठीक है। और इसका कांस्टेंट जो है वो KR आ जाएगा। इक्विलिब्रियम स्टेट में हमें ये पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं ये इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर। अब हमने फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह फॉरवर्ड रिएक्शन वाली इक्वेशन डाल दी है, ये वाली। ठीक है। और रिवर्स रिएक्शन की जगह रिवर्स रिएक्शन वाली इक्वेशन डाल दी है। मैं इस हाईलाइटर का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आए कि वो क्या रहा है। अच्छा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन वाली इक्वेशन थी, इसको हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है। ये रिवर्स रिएक्शन वाली इक्वेशन थी, इसको हमने यहाँ पे डाल दिया। दोनों रिएक्शन आ गए। फिर हमने इन दोनों को रीअरेंज कर लिया, मतलब कि इन दोनों को डिवाइड कर दिया। ये जो केस KR है ना,
ये के एफ के नीचे जाकर डिवाइड हो गया और ए बी इन दोनों के नीचे मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, रीअरेंज कर दिया हमने। और के एफ डिवाइडेड बाई के आर, दो कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट बना रहे हैं, इसको हम कहते हैं के सी। के सी इज इक्वल टू के एफ डिवाइडेड बाई के आर इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। द स्क्वायर ब्रैकेट्स, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, एंड दे इंडिकेट द कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल स्पीशीज एट इक्विलिब्रियम इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी हुई है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो केमिकल स्पीशीज हैं सी, डी और ए और बी, ये दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। दस द इक्विलिब्रियम है ना, जिस तरह वजन का यूनिट होता है ना किलो, ठीक, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, सॉरी। तो इसी तरह कंसंट्रेशन का जो यूनिट है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब। Thus, the equilibrium constant expression for any chemical reaction can be written in the form of balanced chemical equation. The concentration of the product is taken in the numerator and concentration of reactants in the denominator. जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, ये सी और डी बेसिकली क्या थे, प्रोडक्ट थे, और ए और बी बेसिकली क्या था, रिएक्टेंट थे। तो प्रोडक्ट आप ऊपर लिखेंगे और रिएक्टेंट्स नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो के सी जो है वो के सी बन जाएगा। के सी का मतलब ये है कि सबस्क्रिप्ट सी डोनेट्स द मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। के सी एक्सप्रेशन है जो कि मोलर कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम पे डिफाइन करती है। तो यहाँ पे फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक डेफिनेशन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है ना, ये वाला प्रोडक्ट, एक सेकंड में बताता हूँ। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये वाला, इसका मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। और ये वाले मतलब का, इसका भी मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है, कि द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो मतलब ये जो प्रोडक्ट्स थे, ये वाले सी और डी, ये दो प्रोडक्ट्स जो है, इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करें और दरम्यान में रेशो लगाएं, डिवाइडेड बाय का मतलब होता है रेशो, में ए और बी रिएक्टेंट्स के जो आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, इसको हम के सी कहते हैं। मतलब प्रोडक्ट्स को आपने के सी एक्सप्रेशन में ऊपर रखना है। तो ये दो चीज़ें हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक काफ़ी है, फिर आगे सेल्फ असेसमेंट है, वो लंबा काम है, फिर हम कल पढ़ लेंगे इसको।